गत 23 दिसंबर को हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद जी के 89वें बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। टूर्नामेंट का शुभारंभ ध्वजारोहण और कुलवंदना से किया गया। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया तथा टूर्नामेंट के प्रतिनिधियों ने श्रद्धेय आचार्य जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। मंच पर श्रद्धेय आचार्य जी एवं अन्य अतिथियों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य जी एवं अन्य अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। 84वें अखिल भारतीय स्वामी श्रद्धानंद हॉकी टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर इस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय सतपाल ब्रह्मचारी जी आज इस टूर्नामेंट की उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, ये जो एक हिस्टोरिकल टूर्नामेंट जो इंडिया का दूसरा सेकंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, इसके आयोजन में समय समय पर कई बार जो है इस टूर्नामेंट को स्थगित किया गया। 1990 में मुझे याद है कि जब मैंने इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में निदेशक शारीरिक शिक्षा का पद ग्रहण किया तो उस समय के कुलपति ने मुझे कहा कि श्री जय नारायण त्यागी जो हमारे इस गुरुकुल के ही पूर्व छात्र हैं और IHF के कोषाध्यक्ष रहे हैं, उन्हें आप इनवाइट करें और इस टूर्नामेंट को प्रारंभ करें। वही श्रृंखला उस दिन से निरंतर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और ये 84वां जो टूर्नामेंट है, इसमें भाग लेने के लिए 25 टीमें हमारे पास थी, जिसमें से सिलेक्ट करके हमने 11 टीमों को यहाँ आमंत्रित किया है। सभी टीमें यहाँ आने के लिए ललायत रहती हैं। इनमें टाउन हॉल शाहजहाँपुर, SSB न्यू दिल्ली, नॉर्दर्न ईस्टर्न गोरखपुर और हरियाणा 11, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आर्टिलरी सेंटर नासिक, FCI न्यू दिल्ली, DLW वाराणसी और रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली इसमें प्रतिभाग कर रही है। और माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से अब ये प्राइज मनी जो है टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम टीम जो आएगी उसको 71,000 रुपया और द्वितीय जो टीम आएगी उसको 51,000 रुपया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उसमें तेजमुल जैदी जी, जितेंद्र कुमार, विनोद कुमार, अनवर फैयाज, परवीन चिनोठी, ये हमारे जो निर्णायक मंडल है। और जो हमारे आयोजन सचिव डॉक्टर अजय मलिक और उनकी टीम डॉक्टर शिव कुमार चौहान, डॉक्टर कपिल मिश्रा, डॉक्टर अनुज कुमार, श्री दुष्यंत राणा और श्री सुनील कुमार और जितने भी हमारे और दूसरे साथी जुड़े हुए हैं इस आयोजन समिति से, उनके अथक प्रयास से आज हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अगले कार्यक्रम के लिए श्री डॉक्टर अजय मलिक को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुल सचिव प्रोफेसर VK शर्मा जी से कि वो स्वागत उद्बोधन के लिए आने आकर्षित करें। प्रोफेसर VK शर्मा जी। इस ऐतिहासिक मैदान पर 84वें हॉकी टूर्नामेंट में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाहर से जो टीमें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, रास्ते के कष्टों को उन्होंने झेला होगा, लेकिन यहाँ पर उनको एक सौम्य वातावरण मिलेगा, पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी
इसमें वो सब भूल करके, सब कष्टों को भूल करके सौहार्दपूर्वक प्रतिभागिता करेंगे। मैं इसके लिए उनका भी स्वागत करता हूं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अन्य खिलाड़ी जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, उनके स्वागत की प्रतीक्षा है। जो आ चुके हैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा भाई सतपाल ब्रह्मचारी जी से, मेरा आग्रह कि हम सबको अपना आशीर्वाद देने आग्रह करें। श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। आज विश्व में अगर कोई ताकतवर खेल है और जिसमें कला का प्रदर्शन और ताकत का प्रयोग होता हो, हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, यही खेल है। मेरा इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए केवल इतना कहना है, मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि 84 वर्ष का लंबा इतिहास और हरिद्वार और उत्तराखंड में हॉकी को जीवित रखने का काम अगर किसी विश्वविद्यालय ने किया है तो उसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। मैं अपनी ओर से खेल से संबंधित जितने भी प्रोफेसर, डॉक्टर्स हैं और यहाँ के जो खेल क्रीड़ा से संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में क्रिकेट और कबड्डी, वॉलीबॉल अनेक खेल होते हैं, लेकिन हॉकी का अभाव देखने को मिलता है। मेरा आग्रह हॉकी के जो यहाँ के जनक हैं उनसे भी आग्रह है कि इस खेल को उत्तराखंड सरकार से बात करके अनेक जगह पर इसका आयोजन होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। मेरे लायक जो कुलपति जी का, जो मेरे नौजवान आदरणीय खिलाड़ी हैं, कोच हैं और जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, वो जो आदेश करेंगे मैं उसका अक्सर से पालन करूंगा। हमारे बीच में जिनका विश्व में नाम है, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, अभी पीछे एक खिलाड़ी, एक कुश्ती का पहलवान हमारे परिवार से है, नाम सुना होगा, योगेंद्र दत्त, वो आए थे पीछे हमारे एक परिस्थान में। तो आपने 1 टन घी और जो कुश्ती के पूरे हरियाणा में पूरा देश का नाम रोशन करते हैं, चाहे सुशील हो, चाहे योगेश्वर दत्त हो, और अब नए वाले जो कुश्ती के पहलवान हैं, आपका घी ही वहाँ प्रयोग हो रहा है। मैं खेल का शौकीन रहा हूँ, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो और हॉकी हो। हरियाणा के एक अखाड़े में जाने का मौका मिला तो वहां पर बोले जी घी तो हम उत्तराखंड का खा रहे हैं और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की कृपा से वो घी हमको प्राप्त होता है। मैं महाराज श्री को भी बधाई देना चाहता हूँ। हॉकी के लिए भी 250 डिब्बे दे चुके हैं, ऐसे महाराज श्री को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर मेरे समय भी रहे होते तो मैं तो क्विंटलों घी आपका खा जाता महाराज श्री, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है उस समय आपकी भी शुरुआत नहीं हुई थी, हम भी बहुत पहले के रहे। और इस अवसर पर कुलपति जी को, उप कुलसचिव साहब को, खेल से जितने भी हमारे साथी अजय मलिक जी हैं, गागर साहब हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे जो आपका आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। और हरिद्वार में आए बाहर के खिलाड़ियों का मैं हरिद्वार की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगा इस पूरे विश्व की जिनका उद्बोधन सुनने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए सभी ललायत रहते हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, वो आज हमारे बीच उपस्थित है, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने का कष्ट करें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी। हॉकी टूर्नामेंट के 84वें आयोजन के इस पावन अवसर पर जिस गुरुकुल ने माँ भारती के यश, प्रतिष्ठा, वैभव को बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपराओं को पुनर्जागृत करने का अभियान, जहां हमारे श्रद्धेय वंदनीय स्मरणीय हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, उस स्थान पर आकर के आपको अपने खेल का प्रदर्शन का आपको मौका मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। और जहां तक जब भी मैं इस गुरुकुल में प्रतिदिन जब पास में से भी गुजरता हूं तो हमको प्रतिदिन एक नई ऊर्जा मिलती है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, वीर हुए, शहीद हुए, आज वो स्थूल रूप में हमारे बीच में नहीं है, न होते हुए भी सूक्ष्म रूप से
यदि हम उनके कार्यों को स्मरण करें, सततः उनकी उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। उनके स्मरण मात्र से हम बुराइयों से बचते हैं। उनको याद करने से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह की प्राप्ति होती है। तो आप अपने आप को खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए भी इस गुरुकुल के स्नातकों का, जिन लोगों ने इस गुरुकुल को, जिन पवित्र भावनाओं ने स्थापना की, उन महापुरुषों को स्मरण करके आप और आगे बढ़ सकेंगे। तो आज इस उद्घाटन के पावन अवसर पर हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। विजेता टीम तो एक को बनना है, पर जीवन में आप विजेता बने और आगे बढ़ें पूरी ऊर्जा के साथ में। खेल के साथ में जो अच्छा खिलाड़ी होता है, हमने देखा वो जीवन में बुराइयों से भी बच करके रहता है। किसी तरह की नशा और वासना में आप न फंसे, किसी तरह की विकृति के शिकार आप न हो। हम इन सब विकारों से, बुराइयों से बचे, हमारी युवा पीढ़ी बचे। भगवान से ही प्रार्थना, आप सबसे भी यही हमारी कामना। जीवन में आगे बढ़ना, कमजोरियों को कभी साथी ना बनाना, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को देश निर्माण के लिए, देश के नाम को, अपने कुल वंश और संस्थान के यश, प्रतिष्ठा, वैभव को बढ़ाने में आप सहभागी बने। हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना। ओम। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी से कि वो आए अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। सब हमें आज के समारोह का प्रारंभ करते समय अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम अपने कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की स्मृति को प्रतिवर्ष आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ, पूरे आयोजन के साथ और पूरे विश्वास के साथ हम इस प्रतियोगिता को प्रतिवर्ष कर रहे हैं। कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हमारे न केवल इस विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, अपितु हमारे जीवन के प्रेरणादायक हैं और समय समय पर उनके साहित्य से हमें प्रेरणा मिलती रहती है, उत्साह मिलता रहता है। उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में कोई भी आयोजन करना हमें नया उत्साह प्रदान करके जाता है, नई प्रेरणा प्रदान करके जाता है। इस अवसर पर कुछ विशेष टीमें, हालांकि इस बार कुछ चयन करके टीमें आमंत्रित की गई हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस विश्वविद्यालय में जो आप खेलेंगे तो ये आपके जीवन में एक यादगार होगी। आप खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेंगे और खेल भावना से ही जो है आप विजय की ओर बढ़ेंगे। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मैं आयोजक डॉक्टर डागर और उनके सहयोगी श्री अजय मलिक तथा अन्य साथियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से ये आयोजन सदा सफल होता रहता है और इस बार भी उसी प्रकार सफल होगा। एक बार फिर से सभी को इस अवसर पर शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैदान में उपस्थित जो सबसे पहले जिन टीमों के बीच मैच होगा वो टाउन हॉल क्लब शाहजहांपुर और सशस्त्र सेना बल नई दिल्ली के खिलाड़ी वो यहाँ खेलने के लिए आए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, आने के लिए धन्यवाद देते हैं। मैदान में मौजूद इटावा 11, एनईआर गोरखपुर और हरियाणा 11 के खिलाड़ियों को भी हम यहाँ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगले खेलों के लिए उनको शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। इस मैच में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से पधारे श्री आनंद कुमार मिश्रा चीफ मैनेजर का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग यहाँ उद्घाटन सत्र में उपस्थित हुए, आप सबका बार बार धन्यवाद। हॉकी टूर्नामेंट के पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी पहुंचे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रांगण में, जहां सर्वप्रथम इन्होंने हवन में भाग लिया।
हवन स्थल पर श्रद्धेय आचार्य जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। हवन के पश्चात मंच पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुल वंदना का गान किया। इसके पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी एवं अन्य लोगों ने अपना उद्बोधन दिया। हम सबके प्रेरक प्रोफेसर जयदेव वेदालंकार जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। प्रोफेसर वेदालंकार जी। आज आर्य समाज और गुरुकुल के इतिहास में हम बलिदान के रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान पर्व मना रहे हैं। एक प्रकार से आर्य समाज में और गुरुकुल के अंदर अंधेरा सा छा गया था। जब दिल्ली में एक व्यक्ति ने आकर के कहा, वो अपना वेश छिपा करके नहीं आया, और उसने कहा कि मैं स्वामी जी से 2 बात करना चाहता हूँ, और उसने एक गिलास पानी मांगा, बाहर जाकर पानी पिया और आ करके जो हमारे सहायक मुख्य अधिष्ठाता बने बाद में धर्मपाल विद्यालंकार जी, वो बाहर थे और उन्होंने 2 गोली स्वामी श्रद्धानंद जी के सीने में उतार दी। ये एक ऐसा दिन था कि इसे हम विस्मरण नहीं कर सकते। उसके पश्चात आर्य समाज के अंदर एक प्रकार से बहुत वर्षों तक नेतृत्व का अभाव सा रहा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो टक्कर ली थी जिसमें गुरुकुल कांगड़ी का हम स्थापना का और उसके खुलने के कारण पढ़ते हैं। अनेक विद्वानों ने लिखा है, वहाँ यही पाते हम कि आर्य समाज के अंदर उधर यूरोप के अंदर जिनके हम पराधीन थे ये देश, वहाँ शिक्षा को लेकर के एक वाद विवाद था। और वो वाद विवाद यह था कि ये जो अरबी भाषा है, संस्कृत भाषा है, और पुराने जो विषय मदरसों और पाठशालाओं में पढ़ाए जाते हैं, ये समाज के लिए उपयोगी नहीं है, इनको बंद कर देना चाहिए। अंग्रेजों का एक दूसरा पक्ष था, ये मैकाले का माना जाता है। दूसरा पक्ष ये कहता था, नहीं, जो जिस देश में कहाँ हमारा राज्य है उस देश की संस्कृति और भाषा को भी पढ़ाना चाहिए। अंततः मैकाले की विजय हुई और ये पुराने विषयों को दरकिनार किया गया और विज्ञान आदि सब्जेक्ट पढ़ा करके आंग्ल भाषा का प्रयोग पढ़ा जाने लगा। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो मुंशीराम जी थे, उन्होंने टक्कर ली और अपने 2 छोटे ब्रह्मचारी बेटों को लेकर के यहाँ 30-32 ब्रह्मचारियों को लेकर के, जहाँ 2 वर्ष पहले ये संस्कृत पाठशाला के रूप में गुरुकुल चलता था, वहाँ से 30-32 ब्रह्मचारी रेलगाड़ी से यहाँ प्रातःकाल जब उतरे और 2-2 की पंक्ति में जा रहे थे, तो पूरा कंखल बिना किसी उसके समाचार के, बिना किसी रेडियो के, पूरे का पूरा ये हरिद्वार उनके पीछे पीछे लग गया था। पंडित इंद्रजी विद्यावाचस्पति उसका इतना सुंदर साहित्यिक वर्णन करते हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में डॉक्टर भारत भूषण जी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ से पढ़ने वाला विद्यार्थी, यहाँ काम करने वाला व्यक्ति भय की भावना से ग्रस्त न हो। और ये अभय स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में हर स्थान में दिखाई देता है, चाहे वो अंग्रेजों की फौज के सामने छाती खोल के खड़े हो जाना हो या किसी भी स्थान पर कोई भी इस प्रकार की समस्या हो, उनके मन में भय कभी नहीं आया। जीवन का एक मूल मंत्र था कि भय नहीं होगा,
तो हमें हर चीज़ सरलता से प्राप्त हो सकेगी। ये केवल गुरुकुल के जो एक दो उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, उनका उद्देश्य गुरुकुल के माध्यम से स्वामी श्रद्धानंद के कार्यकलापों पर ध्यान देना था। एक चीज़ और कह के समाप्त करूँगा। ये गुरुकुल कांगड़ी को जो कांगड़ी पार था उसे ज़मीन दी गई थी, वो सारी की सारी ज़मीनें रियासत ताजपुर की थीं और मुंशी अमन सिंह उनके यहाँ मुंशी थे, इसलिए आज भी मुंशी अमन सिंह कहा जाता है। वो रियासत ताजपुर को मुंशी अमन सिंह पर इतना विश्वास था, उन्होंने जब चर्चा की कि एक व्यक्ति हैं वो यहाँ गुरुकुल खोलना चाहते हैं, ये सारी भूमि चाहते हैं, रियासत ताजपुर ने ये भी नहीं पूछा कि कौन है, उन्होंने कहा ठीक है आप ठीक समझते हैं दे दीजिए। और जब वहाँ 1924 में बाढ़ आई, स्वामी जी नहीं चाहते थे कि गुरुकुल को इस पार लाया जाए, तो मुंशी अमन सिंह ने फिर रियासत ताजपुर से की। उन्होंने कहा ये चंडी की पहाड़ का जितना नीचे का हिस्सा है वो सब भी उन्हें दे दो, कि वहाँ स्वामी जी भी चाहते थे कि वहीं गुरुकुल चंडी के नीचे की ओर ऊंचे स्थान में गुरुकुल बसे, और उनका ये जो भूमि है वो खेती करिए और आप कार्य करिए। ये एक, लेकिन सभा उस समय नहीं तैयार हुई और वो गुरुकुल इधर आ गया। एक चीज़ और, स्वामी जी इस संस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो निकलने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें नौकरी ढूंढने की ज़रूरत न पड़े। उन्होंने फार्मेसी बनाई उस ज़माने में, और वो चाहते थे कि यहाँ जंगल से होने वाले जो पदार्थ हैं वैसी फैक्ट्रियाँ खोली जाएं और उसमें इस प्रकार के विद्यार्थियों को काम दिया जाए। ये संस्था को आत्मनिर्भर बनाने का उनका प्रयास एक अनूठा प्रयास था, जो उस समय किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय की लोगों की कल्पना में नहीं था। इस अवसर पर हम उन्हें याद करें और उनके जो सिद्धांत हैं, जो सूत्र हैं उन्होंने हमें दिए, उनका पालन करें। धन्यवाद। हमारे अपने प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आप आए और इस अवसर पर उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज का अवसर उस अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करने का है, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि ऋषि दयानंद न आते और ऋषि दयानंद के आदेशों के अनुसार गंगा के पावन तट पर स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना न की होती, तो आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का जो स्वरूप दिखाई देता है, और अभी अभी इन दिनों में नई शिक्षा नीति के विषय में जो पूरे देश में गहन चिंतन चल रहा है, मंथन हो रहा है, वो दिखाई न देता। आज यदि हमारी विदुषी बहनें पढ़ लिख कर के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना गौरव प्रख्यापित कर रही हैं, तो उसके पीछे भी उस अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की ही कृपा है। इसलिए बड़ी कृतज्ञता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उस महापुरुष का स्मरण करना हम सबका पावन कर्तव्य है। एक कहानी है कि किस प्रकार से एक लोहा सोना बन सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे पारसमणि का संस्पर्श पाकर नाना प्रकार के व्यसनों में फंसा हुआ एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारत के गगन में सूरज के समान, चंद्रमा के समान कैसे चमक सकता है, इसको यदि समझना है, धरती से उठकर के आकाश को कैसे छुआ जा सकता है, इसको यदि जानना है, तो इसकी कहानी है स्वामी श्रद्धानंद की जीवन चरित्र की दिव्य कथा। मैं तो केवल उस महापुरुष को, उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज हम सब के पास जो कुछ भी है, हमारे रोम रोम में, हमारे रक्त के कण कण में उसी की कृपा है, उसी का वास है, उसी के संदेश हैं, उसी की पावन कथा है। इसलिए आज का दिवस बहुत श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। मना रहे हैं हम लोग, उनके जीवन की उन अनेक घटनाओं को स्मरण करना चाहिए, जिनको स्मरण करने मात्र से रोमांच हो जाता है। किस प्रकार से एक व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग कर सकता है। हमने सुना था रघुवंशीय राजा प्रयाग के तट पर आकर के
विश्वमेध यज्ञ किया करते थे और उसमें अपना सब कुछ विद्वानों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, मुनियों को दे दिया करते थे। उसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद ने भी अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया था। मैं उनको रोम रोम से प्रणाम करता हूं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। प्रोफेसर वेद प्रकाश शास्त्री जी, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप भी हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। यदि स्वामी जी के जीवन में देखना हो तो परार्थम स्व समर्पणम, दूसरे के लिए अपना समर्पण जिसने कर दिया, अरे बच्चों को उसने दे दिया, संपत्ति को उसने दे दिया, जमीन जायदाद को उसने दे दिया, और अंत में राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी तो अपने शरीर को भी दे दिया। ये है उनकी गाथा। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि स्वामी जी को ये जो बलिदान मिला ये आ गया या उनका याचित था। बहुत मैंने पढ़ा, जब अमर शहीद पंडित लेखराम जी का मैंने पढ़ा तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में जो चित्र आया वो आज के दिन कहने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि स्वामी जी की ये शहीदी याचित थी, अयाचित नहीं थी। जब पंडित लेखराम जी का शब्द चल रहा है तो ये उनसे छोटे थे आयु में, स्वामी श्रद्धानंद जी आयु में छोटे थे पंडित लेखराम जी से। तो उस समय में स्वामी श्रद्धानंद जी उनके चरणों की ओर खड़े हैं। आप कभी अगर मिले आपको देखिए, फोटो देखिए। और उस समय में ये प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, हे परमात्मा, जिस तरह की शहीदी पंडित लेखराम को मिली है ऐसी शहीदी मुझे भी मिले। याचित है कि नहीं है? ये तो याचित है। वो चलते रहे, जीवन में बढ़ते रहे और अंत में जाकर के फिर आर्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए और एक मानवता के लिए, या यूँ कहो वैदिक संस्कृति के लिए उन्होंने अपने जीवन को दे दिया। तो आज का जो दिन है हमारे लिए विशेष करके प्रेरणा का दिन है कि हम जीवन में उनके लिए जो श्रद्धांजलि तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमें चिंतन करना होगा कि उनका एक भी कण यदि हमारे जीवन में आया, बलिदान का नहीं, पूरे बलिदान को मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जब आएगा तो हो जाएगा, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। इस संस्था के ब्रह्मचारियों का जब बलिदान की आवश्यकता आई तो हो गया, अध्यापकों की आवश्यकता हुई तो हो गया, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक भावना कि अगर संस्था के लिए, आर्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो परमात्मा हमें वो साहस देना, वो धैर्य देना और वो हमें भावना देना कि हम उसके लिए तैयार रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।